कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार हम पढ़ रहे हैं। एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक चिंतक को बहुत विस्तार के साथ समझना आवश्यक है। भारतीय चिंतकों में और भारतीय लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो कौटिल्य एक अभूतपूर्व विद्वान हुए हैं, जिन्होंने राजनीति और प्रशासनिक विषयों पर गहन चिंतन व्यक्त करके अर्थशास्त्र की रचना की। आज हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में षाटगुण्य नीति को समझते हैं। ये षाटगुण्य नीति राजा को अपनानी चाहिए और राजा इन षाटगुण्य नीति के माध्यम से दूसरे देशों के साथ किस प्रकार अपने संबंधों को परिभाषित करे, इस विषय पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है। षाटगुण्य का मतलब होता है 6 गुणों वाली, अर्थात एक ऐसी नीति जिसमें 6 गुण विद्यमान हैं। कौटिल्य ने कहा कि एक राजा को सबसे पहले संधि का गुण अपनाना चाहिए। संधि से तात्पर्य है कि अपने समकक्ष राज्यों के साथ शांति वार्ता करनी चाहिए, शांति स्थापित करने के लिए समझौते करने चाहिए और एक राज्य को पूरा प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करे। जब हम कौटिल्य अर्थशास्त्र का एक विस्तृत और गहन अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कौटिल्य ने कई प्रकार की संधियों का जिक्र किया। एक राज्य दूसरे राज्य को धन देकर संधि कर सकता है, एक राज्य दूसरे राज्य को जमीन देकर संधि कर सकता है, या युद्ध में या अन्य राज्य के विरुद्ध एकता के सूत्र में बंधने के लिए भी संधि कर सकता है। कौटिल्य ने षाटगुण्य नीति में 6 गुणों वाली नीति में संधि को सबसे ज्यादा महत्व दिया और कहा कि प्रत्येक राजा को प्रयास करना चाहिए कि जहां तक संभव हो वो दूसरे राज्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए। यह हमें इस बात को जोर देकर समझना चाहिए कि एक साम्राज्यवादी व्यवस्था में रहने के उपरांत भी कौटिल्य शांतिपूर्ण संबंधों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरा षाटगुण्य नीति में दूसरी नीति है विग्रह। विग्रह का तात्पर्य है कि राज्य को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध करना अलग बात है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा न हो कि राज्य को कमजोर समझकर कोई शत्रु राज्य उसकी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाए। अगर राज्य हमेशा युद्ध के लिए तैयार नहीं रहेगा तो शत्रु राज्य उसकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तो हम उस युग की बात कर रहे होते हैं जहाँ साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, जहाँ दूसरे राज्य की जमीन को हड़पने के लिए या दूसरे राज्य की जनता को दास बनाने के लिए युद्ध किए जाते थे, आक्रमण किए जाते थे और जो पराजित राज्य होता था उस पराजित राज्य को दासता स्वीकार करनी होती थी, या जो विजयी राज्य था उस राज्य में पराजित राज्य का विलय कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में जहाँ युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहे वहाँ राज्य को विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। अपनी सेना को प्रशिक्षित रखना चाहिए, सैनिकों को युद्धाभ्यास में रखना चाहिए, हथियारों को संभाल कर रखना चाहिए, आधुनिक हथियारों को अपने राज्य में स्थान देना चाहिए, हथियारों को हमेशा उपयोग योग्य बनाए रखना चाहिए। ये सारी बातें कौटिल्य कहते हैं और इन सारी बातों को अपनाकर एक राज्य विग्रह की नीति को अपनाता है, अर्थात युद्ध के लिए तैयार रहता है। तीसरी नीति है यान। यान का मतलब होता है चढ़ाई करना। चढ़ाई करने का यह तात्पर्य है कि शत्रु राज्य को जब भी कमजोर अवस्था में देखो उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये आक्रमण की नीति है कि अगर कोई राज्य हम संधि के साथ अच्छे संबंध या शांतिपूर्ण संबंध बनाने से सहमत नहीं है, शांतिपूर्ण संबंध में रुचि नहीं दर्शा रहा है, तो फिर ऐसे राज्य के विरुद्ध एक ही नीति रह जाती है और कौटिल्य कहते हैं वो नीति है यान।
कि देखना चाहिए कि वह राज्य जो शांतिपूर्ण संबंधों के लिए संधि करने को तैयार नहीं है, वह कब कमजोर अवस्था में आता है, और जैसे ही उसे कमजोर अवस्था में देखे, उस पर आक्रमण कर कर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये कौटिल्य की षड्गुण्य नीति की एक नीति है, जिसे हम यान के रूप में परिभाषित करते हैं। षड्गुण्य नीति में अगली नीति है आसन। आसन की नीति का तात्पर्य हुआ कि समय की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठ जाना। अर्थात जब एक राज्य ये देखे कि शत्रु राज्य ना तो संधि कर रहा है, लेकिन वो इतना सशक्त है कि उस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। अगर आक्रमण किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में पराजित हो सकते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जब शत्रु राज्य ज्यादा सशक्त हो तो आसन की नीति अपनानी चाहिए, अर्थात चुप बैठकर अपनी शक्तियों में वृद्धि करनी चाहिए। कि एक राज्य अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी करता रहे, अपनी कमजोरियों से ऊपर उठता रहे, अपनी ताकत को बढ़ाता रहे, और जब शत्रु राज्य की तुलना में उसकी ताकत बढ़ जाए तब उसको यान की नीति अपनानी चाहिए, अर्थात तब उसे आक्रमण करना चाहिए। लेकिन आक्रमण तभी करना चाहिए जब उसकी स्वयं की शक्ति बढ़ जाए। अगर स्वयं की शक्ति नहीं बढ़ती, अगर शत्रु ज्यादा सशक्त है, तो आसन की नीति को अपनाने का सुझाव कौटिल्य देते हैं कि अपने समय की प्रतीक्षा करो। संशय। संशय का मतलब है शरण में जाना। संशय अर्थात शरण में जाना। अगर एक राज्य को ऐसा प्रतीत हो कि वह आसन की नीति भी अपना चुका है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं बढ़ रही है, शत्रु राज्य उससे ज्यादा सशक्त है, कौटिल्य कहते हैं ऐसे में फिर यान की नीति या विग्रह की नीति नहीं अपनानी चाहिए। ना तो युद्ध के लिए तैयार रहो और ना आक्रमण करो। और फिर जब पता है कि हम शत्रु राज्य के समकक्ष सशक्त नहीं हो सकते, तो ऐसे में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो फिर कौटिल्य ऐसे में संशय नीति के बारे में कहते हैं कि अपने से ज्यादा सशक्त राज्य की शरण में चला जाना चाहिए। अपने से ज्यादा सशक्त शक्तिशाली राज्य की शरण में जाकर अपने शत्रु को जवाब देना चाहिए, फिर उसके साथ युद्ध करना चाहिए। तो कौटिल्य संशय की नीति में ताकतवर राजा की शरण में जाने की बात कहते हैं। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि एक राज्य अपने शत्रु की शरण में चला जाए। इसका तात्पर्य यह है अपने से अधिक ताकतवर राजा की शरण में चले जाना चाहिए। और षड्गुण्य नीति की आखिरी नीति, छठी नीति है द्वेधी भाव। द्वेधी भाव, द्वेधी भाव का मतलब है कि जिसमें एक ही नीति में दो भाव एक साथ है, अर्थात राजा दो भाव वाली नीति को अपनाता है, जिसमें वह संधि व विग्रह को एक साथ अपनाता है। वहाँ ये एक कूटनीति है कि राजा एक राज्य के साथ संधि कर रहा है, और संधि करने के साथ संधि वो दिखावे के लिए कर रहा है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि एक राजा दूसरे राज्य के साथ संधि कर रहा है और साथ में युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। दिखा ये रहा है कि वो शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहता है, लेकिन साथ में वो युद्ध के लिए भी तैयार है कि अगर उसके हित संधि से पूरे नहीं होते हैं तो वह युद्ध के लिए भी तैयार है। इसका दूसरा पक्ष ये भी कई विद्वान व्याख्या करते हैं कि जब हम द्वितीय भाव की नीति की बात करते हैं तो ये संधि और विग्रह दो अलग अलग राज्यों के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात एक राज्य के साथ संधि करे और उस राज्य के मित्र के साथ विग्रह की नीति को अपनाए। तो कौटिल्य कहते हैं कि जब एक समय में एक राज्य दो भाव वाली नीति को एक ही समय में अपनाता है तो उसे हम द्वितीय भाव नीति कहते हैं। तो कौटिल्य की षड्गुण्य नीति ये समझने का प्रयास है कि एक राज्य को किस समय किस राज्य के साथ संधि करनी चाहिए,
कब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, किस समय शत्रु राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए, कब चुपचाप बैठकर अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, कब शरण में चले जाना चाहिए और कब एक साथ संधि व विग्रह की नीति को अपनाना चाहिए। प्राचीन भारत के इतिहास पे हम एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि आसन, संशय, ये जो नीतियां हैं, ये हम रामायण का एक उदाहरण लें तो जब बाली और सुग्रीव के बीच में शत्रुतापूर्ण संबंध हो गए तो सुग्रीव चुपचाप आसन की नीति में चले गए थे। और जैसे ही सुग्रीव को एक ताकतवर राजा मिलते हैं राम, तो राम की शरण में चले जाते हैं और राम की शरण में जाकर फिर उसके बाद राम के माध्यम से वो बाली पर आक्रमण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिन नीतियों की चर्चा है वो केवल सैद्धांतिक है, केवल उपदेश है, बल्कि हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो इन नीतियों को अनेक राजाओं ने अपने शासनकाल में अपनाया है। और कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार है, उन राजनीतिक विचारों में अंतिम बिंदु है उपाय। वो छोटा सा प्रश्न 2 नंबर का बन जाता है कि कौटिल्य ने कौन से उपाय बताए हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, ये 4 प्रकार के उपाय हैं: साम, दाम, दंड, भय। कौटिल्य कहते हैं कि दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने में सबसे पहले शांतिपूर्ण संबंधों को महत्व दिया जाना चाहिए, कि आपसी बातचीत करके दो देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। अगर वार्तालाप के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे हैं तो फिर कौटिल्य कहते हैं कि हमें दूसरा उपाय अपनाना चाहिए, और दूसरा उपाय है दाम। अर्थात हमें एक राज्य को दूसरे राज्य को पैसा देकर, जमीन देकर, खजाना देकर, आर्थिक सहायता करके, इस प्रकार आर्थिक प्रलोभन देकर उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। अगली बात है दंड। यह दंड की नीति का तात्पर्य है कि आक्रमण कर देना चाहिए। सेना के बल के माध्यम से डरा कर उस राज्य को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए, उस राज्य को अपने से दबा कर रखना चाहिए और उस राज्य को शांत रहने के लिए विवश कर देना चाहिए। और आखिरी नीति है भेद। यहाँ भय लिखा हुआ है, इसको भेद कर लीजिए, ये गलत टाइप हो गया है। भेद, साम, दाम, दंड, भेद है, ये भय नहीं है, भेद। ये भेद का मतलब हुआ कि दो राज्यों के साथ संबंध स्थापित करे, जिसमें राजा या जो राज्य संबंध स्थापित कर रहा है वह राज्य एक राज्य को ज्यादा महत्व दे और दूसरे राज्य की अवहेलना करे। हमने मंडल सिद्धांत पढ़ा। मंडल सिद्धांत में किसी एक राज्य की बहुत अवहेलना करने लग जाए तो ये भेद की नीति है कि उस राज्य को अलग थलग कर दो, उस राज्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध मत रखो, उस राज्य के साथ व्यवसाय का संबंध मत रखो, व्यापारिक संबंध मत रखो, मैत्री संबंध मत रखो, कोई संधि मत करो। उसके साथ दाम और दंड की नीति भी अपनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दो। हम इस बात को समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या राजनीतिक संबंधों में कभी कोई राज्य अकेला रहकर विकास नहीं कर सकता। एक राज्य को दूसरे राज्य की सहायता चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शून्य में कार्य नहीं करते। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित होकर ही दोनों राज्यों का विकास हो सकता है। इसलिए भेद की नीति है, ये भेद की नीति ऐसी नीति है जो एक राज्य को बहुत दबाव में ले आती है और उसे दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, झुकने के लिए मजबूर कर देती है। भेद की नीति जिस राज्य के साथ अपनाई जाती है वह राज्य थोड़ा झुककर अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो कौटिल्य ने ये उपाय बताए: साम, दाम, दंड, भेद। तो कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में हम राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य का मंडल सिद्धांत, राजदूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था,
षाटगुण्य नीति, उपाय, इनके बारे में अध्ययन करते हैं और ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं की जब आप तैयारी करें तो सामान्य ज्ञान में भी इनमें से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आने वाले वीडियोस में हम कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।